आप देख रहे हैं समाचार प्लस, बेबाक खबरें, पूरा सच। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान में बीते लंबे वक्त से यदि किसी चीज का इंतजार था तो वो इंतजार हो रहा था राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की घोषणा का, और इसके पीछे देरी हो रही थी। एक इंतजार था तो वो था ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बीते दिनों राजस्थान सरकार को मिल चुकी है। 5 अगस्त को ओबीसी आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, सिफारिशें भी की गई है और उसके बाद में अब जल्दी राजस्थान में पंचायत और निकाय के चुनाव हो पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में क्या है। हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार घर में चर्चाएं हो रही है लगातार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर। और ऐसे में आज उसी मसले पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है खास मेहमान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी जी। मदन लाल भाटी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्कार सर। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग के गठन की एक तरीके से अधिसूचना राजस्थान सरकार ने जारी कर दी। उसके बाद में आप लोगों ने 27 या 28 मई के आसपास कार्यभार भी संभाल लिया था। सर, सबसे पहले तो बड़ी बात यह थी कि ये जो आपने रिपोर्ट तैयार की, इसको लेकर कितनी चुनौतियां आप लोगों को सामने देखनी पड़ी, कितने चैलेंजेस रहे हैं? देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट के कृष्णमूर्ति का है। ये 5 जज बेंच की जजमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, संवैधानिक पीठ है उनकी। उसमें यह कहा गया कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अगर ओबीसी को रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में देना चाहती है तो डेडिकेटेड कमीशन एक सेटअप करेगी, और वो डेडिकेटेड कमीशन है वो ट्रिपल टेस्ट को फॉर्मूले पे काम करके और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार फिर चुनाव की बात करेगी। अब सवाल यह है कि SC ST का रिजर्वेशन संविधान के अंदर ये है, वो संवैधानिक रिजर्वेशन है, कारण कि उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाता है, वो संविधान में व्यवस्था है। अब संविधान में ये भी लिखा है कि नगर निकायों में और पंचायत राज के अंदर भी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, परंतु इनके संबंधित जो कानून है राजस्थान में, जैसे नगरपालिका कानून में नगरपालिकाओं के लिए और पंचायती राज संस्थान में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 में, उनमें ये बना के प्रावधान बना करके रिजर्वेशन दे सकते हैं। और सारा रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो 50% की कैप में होगा। उन्होंने कह दिया 50%, जैसे ओबीसी का, SC ST का सारा मिला के 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे। ये तो हो गया, उन्होंने कह दिया अभी सारा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी दूसरे स्टेट की बात ही, राजस्थान में भी ये कमीशन सेटअप किया और हमने काम शुरू किया हमारा। और काम शुरू करने के लिए हमारे पास में ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के अनुसार हमें रिपोर्ट तैयार करनी थी। इसमें हमको आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, इन सब बिंदुओं पर हमने एक 19 फॉर्म का एक फार्मूला बनाया अगस्त में, और उस पर हमने हमारा काम चालू किया। और उसके अलावा हमने 32 सरकारी डिपार्टमेंट है, उनसे भी हमने इंफॉर्मेशन ली ओबीसी फैमिलीज़ के बारे में। और उसके बाद हमें सर्वे कराने की बात हुई, जन आधार पर भी हम गए। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि ओबीसी के लिए हमने जन संवाद हर संभाग पर जाकर और हर जिले में हम गए हैं। और हमने वहाँ राजनीतिक, गैर राजनीतिक और कोई भी ओबीसी से जुड़ा हुआ आदमी हो, संस्था हो, सबको हमने सुना है, ऑरली भी सुना है, और उनके सजेशन हमने राइटिंग में भी लिए हैं, वो हमने हमारी रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। तो ये बहुत ही टीडियस वर्क था। ऐसे नहीं है कि भाई 2-4 दिन के अंदर बैठ के, और सच का सामना है कि हमने बिल्कुल सामने जाके, लोगों के सामने जाके सुना है, और जो उन्होंने हमें कहा है वो हमने हमारी रिपोर्ट में उसको शामिल किया है। करीब करीब सर 74 लाख परिवारों तक पहुंचे आप लोग। 74,85,000 से हमने परगणों के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे करवाया राजधरा ऐप से, और उसमें ऑनलाइन सर्वे हमने किया है। और ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन सर्वे कोई 10-15 दिन में पूरा हो गया। हमने ये अगस्त में चालू कर दिया था, लेकिन एक्चुअली अक्टूबर 25 में, हाँ, और उसमें अक्टूबर के अंदर जब SIR आ गई तो हमें BLO के लिए मना हो गया कि भाई SIR के अंदर BLO लगेंगे, आपको BLO अब नहीं देंगे हम। तो हमने फिर दूसरा आधार लिया, भाई हमें और क्या मिलेगा, तो बोले जन आधार से आप आंकड़े आपको देंगे। तो हमने उनसे बात की, वो करने के बाद उन्होंने भी दिए। लेकिन हमारा सवाल है कि जो पंचायतें नहीं बनी, उनके अंदर जो कुछ गाँव गए नए, तो वो अभी तक क्या है कि उस ऐप में अपडेट नहीं होता। जब तक वो फोर्स में नहीं आती है पंचायत नहीं, जब तक वो गांव पहले वाली में बोलते हैं। तो हम नई वाली में जब हमने जनतरा से मांगा तो 0 आया वहाँ की जनसंख्या का डाटा, और कुछ ऐसा आया जो उसमें तो बहुत ही कमियां थी, त्रुटियां थी। हमने कहा भाई कि ये तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे रिपोर्ट फिर। तो फिर बात कहाँ आई, बोले कैसे करें, बोले वापस सर्वे ही हमने कहा आधार है।
और सरकार को जब हमने सर्वे कराने के बाद जहाँ हमने छोड़ा वहाँ से शुरू किया और करके हमने रिपोर्ट तैयार करके दे दी और उसमें सारी चीज़ें हमने समावेश की है करके ये रहा। सर एक बड़ी चीज ये थी कि 92 के आसपास राजस्थान में या मतलब ओबीसी की जो जाति थी वो 52 के करीब हुआ करती थी। देखिए 94 में जी राजस्थान के अधिसूचित जो सोशल जस्टिस की साइट है उस पर 52 जातियां थी 52। जी अब बढ़ते 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 अभी इस समय बोराणु पहुंच गई 92 हो गई है। ओबीसी के अंदर स्टेट की लिस्ट में 92 है और सेंटर की लिस्ट में ओबीसी में जो जातियां वो है, कुछ ऐसी है कास्ट जो वहाँ है उनकी अधिसूचित हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन हमने जो काम किया है वो 92 ओबीसी की जातियों के संबंध में सर्वे करवाया है। अच्छा सर, इसमें एक बड़ी चीज, हालांकि देखिए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकती है, रिपोर्ट आप लोगों ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो आपने मुख्यमंत्री को दे दी है, बाद में सरकार का फैसला होता है कि वो सार्वजनिक करे ना करे। लेकिन सर जो चीजें निकल कर सामने आई कि इसमें लगभग 11 के करीब जो जातियां उनका ही दबदबा ज्यादा राजनीति में रहा है। ऐसा कोई 11-12 का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मेजोरिटी ऑफ जी बोराणु में से जो कास्ट है वो उनको अभी राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो उनका बहुत ही मतलब थोड़ा रहा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिनका कुछ ऐसी कास्ट है उसमें 11, 12, 15 ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन जो मान लो 80% ऑफ द ओबीसी जो है वो अभी भी है जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व या तो उनका बहुत ही कम है या है ही नहीं। सर तो ये जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है 80% का, तो इसके पीछे क्या आपको सर सर्वे के दौरान क्या चीजें सामने आई, इसकी वजह क्या रही? क्या उनकी जनसंख्या कम है इस वजह से? नहीं, बेसिकली क्या इसके कई कारण है। सामाजिक पिछड़ापन भी है, शैक्षणिक पिछड़ापन भी है, राजनीति के प्रति उनका रुझान भी कम है, उनको अपग्रेड भी नहीं किया गया है। तो उनका क्या, देखो ऐसा है किसी भी आदमी को दो चीज है, एक लाभान्वित है एक वंचित है। तो किसी को लाभान्वित का मतलब ये नहीं कि उनका हक छीन के किसी को नहीं देना है। ठीक है, हमने ये नहीं लिखा कभी भी, या हमने ये बात पे गौर नहीं किया कि किसी को मिल रहा है उसको छीन के किसी और को दे दो, नहीं मिल रहा है जिसको। हमने कहा कि नहीं, इनको मिल रहा है कोई नहीं, पर ये दूसरे हैं उनको भी इस चीज के लिए तरजीह देनी चाहिए, ताकि उनके हमने जो जो सिस्टम लोगों ने सुझाए हमारे को राजनीतिक पार्टी जो रजिस्टर्ड है उनसे हमने राइटिंग में लिया है। और उन्होंने ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई नहीं है जिसने ये कहा हो कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। सबने ये कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मिलना चाहिए और इनको सबके इनकी भागीदारी जरूरी है, इनको मौका मिलना चाहिए। तो उसको हमने किया इंक्लूड हमारी रिपोर्ट में। लगभग सर कितने सवाल थे जिनके आधार पर आप लोगों ने ये देखिए, हमारे पास 19 प्रोग्राम थे, 19 पॉइंट पे हमने सर्वे किया और 19 पॉइंट का सर्वे में हमने ये रखा उसमें कि हर पॉइंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और जो जो इनके लिए, देखो ये रिग्रेस एम्पिरिकल इंक्वायरी है, कठोर अनुभवजन्य जांच करके आंकड़े जुटाए हमने। और आंकड़े जुटाने में कैसे जुटाए वो मैंने बताया अभी आपको। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ये सर्वे कोई अपने आप में अनन्य आधार नहीं है, एक्सक्लूसिवली हमने सर्वे को बेस करके रिपोर्ट नहीं दी है हमारी। हमारे पास में जैसे मैंने बताया हमने जन आधार भी लिए हैं, 32 डिपार्टमेंट से आंकड़े भी लिए हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटी मिली। जन आधार के अंदर जिसका बना हुआ उसमें सारे कॉलम है, बीपीएल परिवार में आ रहा है या स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन कौन सी फायदा ले रहे हैं। हमने ये भी बताया कि कौन कौन से परिवार में एजुकेशन का क्या रहा है लेवल, उनकी है जो रोजगार की स्थिति क्या है, खेती कितने लोग कर रहे हैं, राजनीति में क्या प्रभाव है। हमने सारे पॉइंट पे करके उसके बाद में ये तैयार किया है। मतलब सर मोटे तौर पर आप मानते हैं जो 80% जो ओबीसी की कास्ट थी उनमें कुछ दूसरी वजह रही, सामाजिक पिछड़ापन भी रहा, शैक्षिक पिछड़ापन भी रहा, इस वजह से वो थोड़ी राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो उनको कम मिला। बेसिकली सवाल है 80 या ऐसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते लगभग, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो जैसे मान लो 80 है, 80 की जगह 85 भी है, 82 भी है, तो वो अलग अलग जगह वाइज हमने निकाली है। लेकिन उसका नटसेल में ये है कि अभी भी इन लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि आवश्यकता है इनका वहां पर प्रतिनिधित्व अभी है नहीं। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हमने फाइंड आउट की करने के बाद में देखा है कि जहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, कुछ ऐसे हैं तो उसमें बहुत कम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो हम कर सकते हैं हमने हमारे हिसाब से उसमें किया है। सर मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर और सर लोगों को भी लगता होगा जब जिस तरीके से छोटी छोटी चीजें सामने आई, आपकी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन जो तथ्य हल्के फुल्के सामने आए सर उसके बाद कि क्या ओबीसी के भीतर इतनी असमानता थी और शायद जो पिछड़ापन था या जो उतना प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिल पाता था वो अब दूर हो पाएगा।
वो प्रतिनिधित्व पूरा मिल पाएगा, असमानता दूर हो पाएगी? देखिए, एक मैं बताऊंगा आपको, जो भी डाटा अभी कोई आदमी रिलीज कर रहा है या कोई अखबार वाले रिलीज कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं चाहे, वो केवल उनका गेस वर्क है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो उन्होंने पढ़ा नहीं है किसी ने भी, सार्वजनिक कहाँ हुई, तो गेस वर्क कर रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना काम के अनुसार बता रहे हैं, हमारे अनुसार ये इतनी सीटें इसको जानी चाहिए, इतनी सीटें इनके जानी चाहिए, रिजर्वेशन ये होना चाहिए, ये होना, वो अपनी बातें कर रहे हैं सब। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट में या तो हमें पता है, हमने जो चीज लिखी है हमें लिखी है, और आगे यह रिपोर्ट में मेंशन किया है, अब गवर्नमेंट उसको देगी। लेकिन मेरा सवाल यह कि ओबीसी को जो फायदा मिले इस रिजर्वेशन का, समझ रहे हैं आप, उसको हमने समान रूप से देख के, और इस तरह के उपाय जो हमें हमारे सामने लोगों ने सजेस्ट किए हैं, उसको हमने देख करके उसके आधार पर हमने रिकमेंडेशन तैयार की है। और हमारी कोशिश है कि इसका फायदा हर ओबीसी के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक इसका लाभ मिले। इस एम से, इस एंगल से हमने रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सबमिट की है। सर एक सवाल है, हालांकि कि ओबीसी के भीतर भी क्या कोई उपवर्गीकरण का कोई सुझाव वगैरह दिया? देखिए, लोगों ने इस बारे में अपनी बात कही है जी, लोगों ने इस बारे में अपनी बात कही है, लेकिन हमने कोई इस आधार पे, हमारे सामने कोई भी आदमी ने कई तरह की बातें कही है अपने, कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही, हमने कही है तो उनकी कई भी बात हमने लिख दी। जो उन्होंने अपना सुझाव दिया उसको हमने पार्ट बनाया, जिसने ब्लैक एंड व्हाइट में किसी ने भी दिया हमारे को, चाहे इंडिविजुअल भी है कोई, हमने रिपोर्ट में उसका हवाला दिया है हमारे, कि भाई इस आदमी ने या संस्था ने ये कहा है भाई कि क्लासिफिकेशन की बात कही है, तो वो हमने लिखी है। अगर किसी ने कहा ऐसा कोई और बात है वो भी लिखी है। लेकिन अब क्लासिफिकेशन करने नहीं करने की बात है, ये सारी हमारी रिपोर्ट में है। हमने इस चीज के आधार पर क्या क्या, देखो हम आज की तारीख में जो लॉ फोर्स में हैं, उस पर विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द प्रेजेंट लॉ, विच लॉ इज एप्लीकेबल एनफोर्सेबल नाउ इन द फोर कॉर्नर ऑफ द लॉ और लीगल पैरामीटर्स, वी हैव रिकमेंडेड आवर रिकमेंडेशन. We are not supposed to override the legal provision or parameters fixed by Honorable Supreme Court or any other statute. ठीक है सर, एक सवाल ये भी कि रिपोर्ट तैयार करने में आयोग ने आखिर कौन से आधार जो थे वो यहाँ पर अपनाए? देखिए, मैं आपको बताया मैंने कि रिपोर्ट हमारे पास में, हमने जन आधार का डाटा भी यूज किया है, हमने जन संवाद का भी यूज किया है, 32 डिपार्टमेंट है जिनमें इनको मिल रहा है वो भी किया है, सर्वे का भी किया है, चर्चाएं परिचर्चाएं भी की है, जन संवाद भी किए हैं, इनसे सुझाव भी लिए हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे मोड और फैक्टर्स हमने लेके उसके बाद में समग्र विचार करके और उसके बाद हमने ये ट्रिपल टेस्ट जो फॉर्मूला है उसको हमने पूरा काम में लेके फिर ये रिपोर्ट दी है। ठीक है सर, इस इंटरव्यू के दौरान सर आपसे सियासी बात करना बेमानी है, क्योंकि बेवजह आपसे बात नहीं की जा सकती। लेकिन सर एक पीड़ा तो आप लोगों के साथ जरूर रही होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष के निशाने पर ओबीसी आयोग भी आता रहा। देखिए, ऐसा है कि मैं बताऊं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस या कोई भी बीजेपी या कोई अदरवाइज भी कोई, उन्होंने कभी भी हमें कोई काम करने से मना नहीं किया। हमने जब कभी सहयोग मांगा उनसे, जब कभी हमने उनको बुलाया, उनके प्रतिनिधि आए, हमारी मीटिंगों में भी हमने फॉर्मर एमपी, फॉर्मर एमएलए, कोई पार्टी का हो, हमने बाकायदा सभी को ऑफिशियली इंटीमेशन दी है। वो आए, उनके सुझाव उन्होंने दिए, हमने उन सुझाव को गौर किया, उस पर सुना, उन्होंने राइटिंग में दिया, वो भी हमने पार्ट बनाया। कभी भी हमें अननेसेसरी किसी प्रकार का कोई नहीं। बाकी अब ऐसा है कि राजनीतिक रूप से कोई पॉलिटिकल पार्टी, जब एक पार्टी पावर में होती है दूसरी विपक्ष में होती है, तो इनके एक दूसरे की बातें आपस में ये प्रेम प्रकट करते हैं, वो उनका एक अलग विषय है। हमारे बारे में वो अगर कहते हैं कोई चीज़ कही है तो ऐसा कोई नहीं है कोई कि हमने ट्रांसपेरेंसी, विश्वसनीयता, सत्यता पूरी रखी है। मुझे पता है, आपका इंटरव्यू सुन रहा था जब मुख्यमंत्री जी को आपने रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद में बाहर निकलकर जब आपने मीडिया से बातचीत की तो आपने कहा था हमारे ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं था सरकार का। कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, दबाव ये कोई ऐसा, मैं बताऊं आपको, ये पहला कमीशन है जो फर्स्ट कमीशन जिसके आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन रिकमेंडेशन के आधार पर मिलेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, मेरी बात सुनो आप जी सर, कि ऐसा कमीशन पहला कमीशन है जो जनता के सामने जाकर के आमने सामने से बैठ के बात करे और उनकी बात सुने, और मैंने हर क्वेरी का जवाब वहीं पर देकर के उनको संतुष्ट किया जिसने हमसे सवाल किया। ऐसा एक भी अनआंसर्ड नहीं रखा हमने किसी को भी, उसको बैठ जा भाई आपकी जरूरत नहीं, हम तो नहीं सुनेंगे आपकी बात, बैठो आप तो नहीं। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली जुड़ा हुआ हो या ओबीसी से जुड़ा हुआ हो, हर व्यक्ति को हमने बोलने का मौका दिया और उसकी बात को हमने सुना है। राजनीतिक कोई भी पार्टी है, मैं आपके
चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ सभी को, सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारे काम में सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रति सबने विश्वास प्रकट किया है। हमने रिपोर्ट दी है 4 तारीख को, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट दी जो जल्दी दे दी, लेट दे दी, कुछ बोलो, वो एक अलग बात है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि जो पद्धति प्रक्रिया काम में ली है वो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। बाकी अब राजनीति जो है वो बोलने वाले अपने ढंग से कहना नहीं चाहिए सर। बाकी हम लोग जो डिबेट करते हैं उसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वो प्रवक्ता आते हैं वो कोई इसकी खिलाफत कर देता है, कोई तारीफ करता है। देखो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो गैस वर्क करके एक अंधेरे में तीर मारने की बात है, और वो गैस वर्क करते हैं, उस पर अपने को होमवर्क दे दिया। अगर उनकी बातों को, वी आर नॉट सपोज टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीबडी, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, इवन द गवर्नमेंट कांट से अस कि आप रिपोर्ट 2 दिन में दे दीजिए। ये ऑटोनोमस वर्किंग है हमारे कमीशन का, और ये गैर शासकीय हम लोग है। बिल्कुल, कोई हमारे पर सत्ता का ही कोई नहीं। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, बनाना तो बनाया इन्होंने कमीशन, हमने काम कंप्लीट कर दिया, हमने रिपोर्ट दे दी। ऐसा थोड़ी कि हमने 10 दिन के अंदर ये बना करके और ये सर्वे हो गया। ये काम तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगस्त से ही हमारा सारा काम किया हुआ है। एक चीज जो लगातार सामने आती रही कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी हो रही है, क्योंकि 9 मई 2025 को इसका गठन किया, उसके बाद में आपने तकरीबन 20 दिन बाद में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद में सर 3 महीने में रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। 3 बार कार्यकाल बढ़ा। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 3 महीने स्टार्टिंग है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार समय बढ़ाया जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है। अब रही बात कि आप सोचो, कोई भी कमीशन बढ़ता है, बनने के बाद में ऑफिस की व्यवस्था होती है, संसाधन की व्यवस्था होती है, स्टाफ की व्यवस्था होती है, वो सारा करके उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हमारी परिचर्चाएं करते हैं। हमने जैसे ही हमारे को जो काम हमें लगा उस काम को हमने पूरे काम को किया है। दूसरे स्टेट की रिपोर्ट जो ओबीसी कमीशन की जिसके आधार पर चुनाव हुए वो हमने अध्ययन किए हैं, वो हमने पढ़ा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के हमने वहां पर परिचर्चा की है, सेमिनार किया है, और जो हमारा काम जो स्टेज वाइज हम सब काम करते रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई कि ये टाइम तो इसलिए बढ़ा कि गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो इनको टाइम एडुकेट समय मिलना चाहिए। अगर ये आधी अधूरी रिपोर्ट देंगे तो कल कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा तो फिर वो दिक्कत आएगी, वही कि आपको नहीं ये मांग रहे थे, टाइम क्यों नहीं दिया। तो गवर्नमेंट से जब कभी हमने समय मांगा, हमें रिपोर्ट के लिए जरूरत है, तो उन्होंने इस पर हमें समय दिया, संसाधन दिए। और स्टेट गवर्नमेंट का भी ये व्यू तो रहा ही है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और सब लोग यही चाह रहे। कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई इनको ओबीसी रिजर्वेशन दो, तभी तो उन्होंने कहा भाई कि आप ये कमीशन सेटअप करो। तो समाज के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर बैलेंस होना चाहिए, इसलिए ये फायदा है। और रिपोर्ट का फायदा ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को मिले, ये सभी पार्टियों को मिलेगा। ये तो जो भी पार्टी ओबीसी के लिए है अपने कैंडिडेट जहां पर कोई प्लेस को अगर ओबीसी की सीट डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए तो सारी पार्टी ओबीसी को तो टिकट देगी क्या। तो ये ओबीसी की रिपोर्ट का तो सबको ही फायदा मिल रहा है, कोई एक पार्टी को थोड़ी मिल रहा है, सबको मिलेगा। सर कुल मिला के माना जाए कि ओबीसी के भीतर सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम ये रिपोर्ट साबित होती हुई नजर आएगी भविष्य के भीतर 100%। और राजस्थान की दिशा, राजनीति की दिशा भी बदलेगी इससे। ये रिपोर्ट समय समय पर समीक्षाधीन है। गवली वाले जजमेंट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कमीशन जो एक बार हुआ है इससे एक चुनाव होता है, उसके बाद में दूसरा चुनाव जब होगा उससे पहले फिर कमीशन की जरूरत पड़ेगी। और कमीशन है जो समय समय पर इनकी जो पिछड़ापन है वो हर तरह का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस पे ध्यान आकृष्ट करके और फिर हमेशा रिपोर्ट देंगे, और आगे उस आधार पर फिर चुनाव होंगे और उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाँ, एक चीज जो मैं लगातार पढ़ रहा था आपके इंटरव्यू के बाद भी सामने की, आपने सिफारिशें जो की है वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर स्तर पर की है। नहीं, इस पर गौर करके की है, गौर करके की है, कोई पर्टिकुलर एक ग्राउंड पे नहीं की है। अब दूसरा एक है कि जैसे मान लो एम्प्लॉयमेंट में या एजुकेशन में तो आपका क्रीमी लेयर होता है कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करते हैं, वो जनरल माना जाता है। लेकिन इसके अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर रिजर्वेशन में ये आधार नहीं है। अगर कोई आदमी क्रीमी लेयर में भी आता है लेकिन वो पॉलिटिकली अगर वो एडुकेटली है जो रिप्रेजेंटेड नहीं है, हमने उस पर भी नजर रख के उस पर भी हमने गौर किया। सर एक चीज जो लगातार ये आ रही थी कि क्योंकि संविधान के अंदर तो आरक्षण की सीमा तो तय है 50%, तो बहुत सारे जो विपक्ष के नेता थे वो भी लगातार सवाल इस चीज को लेकर कर रहे थे कि क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 21-22% जो मिल रहा है ओबीसी को पहले से। देखो ऐसा है कि संविधान में कोई आरक्षण के लिए 50% नहीं लिखा है।
अच्छा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सानी का जजमेंट में उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन आप दोगे तो 50% से अधिक नहीं होवे। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में उन्होंने कहा विशेष परिस्थितियां है तो 50% से ऊपर भी रिजर्वेशन कर सकते हैं सरकार कानून बना के। तो कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने 50% से ऊपर भी रिजर्वेशन दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल केस में उनको अलाउ किया। लेकिन नॉर्मली और जनरली 50% का उन राइडर है। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है जजमेंट में कि आप ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन मिला के 50% से ऊपर आप नहीं दोगे। नहीं, लगातार सर जो सुन रहा था विपक्ष की बात भी कि ये 50% से ज्यादा जा सकता है कि यदि आप लोगों ने सिफारिश की हो तो, क्योंकि तेलंगाना का उदाहरण लगातार दिया जाता है। आपने भी कहा कि कुछ राज्य हैं। देखो ऐसा है कि तेलंगाना के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया है 50% से ऊपर वहां भी नहीं है, वहां उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। जैसे मान लो 20% है, 15% है कुल, तो उन्होंने क्या कि क्लासिफाई करके 4% इनका, 2% इनका, 1% इनका, तो वो वहां कर रखा उन्होंने। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने या कोई लॉ में ये नहीं कहा है भाई कि आप, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है भाई कि इनको क्लासिफाई करो। अब क्लासिफाई करने की कोई आदमी ने अगर मांग रखी है तो निश्चित रूप से उस मांग के बारे में उसकी मांग की बात आई है, लेकिन अब उस पर गौर करके रिकमेंडेशन में उसको आधार बना नहीं बना, ये सारी कॉन्फिडेंशियल बातें और ये हमारी सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है कि वी आर नॉट सपोज टू गिव एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। सर एक सवाल है मेरा कि यदि सरकार आपकी सिफारिशें लागू करती है तो क्या कोई कानूनी चुनौतियों का सामना तो सरकार को नहीं करना पड़ेगा? पेचीदगियों में तो सरकार नहीं जाएगी। ऐसा है कि कोई भी रिपोर्ट पेश होती है, कोई भी कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के बाद में कोई व्यक्ति अगर उसे व्यथित है, हर चीज के, हर कार्रवाई को चुनौती देता है। डिलिमिटेशन हुआ उसको चुनौती दी, SIR जो हुआ उसको चुनौती दी, तो हर आदमी फ्री है चुनौती देने के। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकप्रिय जो होते हैं नेता होते हैं और जज न्यायप्रिय होता है। तो लोकप्रिय व्यक्तियों ने एक न्यायप्रिय व्यक्ति को चुना है। मैं खुद जानता हूं कि न्यायालय में हर चीज को चुनौती दी जा सकती है, और लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अपना के सारे पैरामीटर्स को पूरा अचीव करके रिपोर्ट दी जाती है। तो मेरे ख्याल से बिलीव करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में वो चीज है जो सही ढंग से बनी है तो उस कोर्ट उस पर मोहर लगाती है, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो विद्यमान नहीं है इसमें कि हमने कोई चीज का उल्लंघन किया हो। हमने हर चीज को पूरे ढंग से, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, हमने उसको पूरा का पूरा फॉलो किया है। सर मेरा एक सवाल तो नहीं है आपसे, एक मैसेज में ओबीसी के उन परिवारों को जो 80%, तकरीबन 80%, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तकरीबन 80% वो आबादी जो लगातार प्रतिनिधित्व उसे नहीं मिल पा रहा था बहुत सारी चीजों में, तो उनको क्या एक समानता का भाव और विश्वास मिल पाएगा? मैसेज मेरा यही है, हम समरसता, संभाव और समानता ओबीसी के प्रत्येक जाति में बनी रहे, भारतत्व तो बना रहे। ये सब भाई है, सब लोग हैं, जाति अलग होने से कुछ नहीं, इनका समुदाय ओबीसी का है। मैंने आपको पहले निवेदन यही किया है कि लाभान्वित और वंचित है। एक आदमी खाना खा चुका, पूरा फुल खाना खा लिया, दूसरा है जिसको खाने की जरूरत है, कुछ नहीं है खाने का, अब वो थाली उसकी और जानी चाहिए। और अगर भूखा आदमी को जब तक खाने को नहीं मिले जब तक भूखा ही रहता वो। हमने हमारा उद्देश्य ये रखा, हमारा एम ये रखा, एंड वी ऑल द I including the chambers chairperson and the members of this commission hope and expect the government will consider our recommendation so as to benefited the OBC segment and benefit the remaining portion which have not been yet benefited by the political representation। ये मैं उम्मीद करता हूँ हमारी रिपोर्ट हर व्यक्ति जो अंतिम छोर पे बैठा है ओबीसी का उसको लाभ मिले, और हर राजनीतिक पार्टी अपने दायरे में रखे, हर व्यक्ति को मौका दे ओबीसी का, ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। ये काम इनका है, अब राजनीतिक पार्टियों का और गवर्नमेंट का है। हमने हमारा काम पूरा किया है, इसी उम्मीद के साथ कि फायदा मिलेगा। सर एक आपके जवाब में से एक छोटा सा सवाल ये था, आपने कहा कि एक व्यक्ति जो है खाना खा चुका है, एक है जो भूखा है जिसको नहीं मिला, तो जो खा चुका है उसकी थाली से निकाल कर तो नहीं दे रहा? नहीं, किसी के मुंह से कौर छीन के किसी को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमने ये कहा कि जो आदमी को मिल रहा है, हमने तो सिंपली जो चीज दिखी है हमने बताई है, जो हमारे सामने आई कि भाई ये लोग हैं जिनको फायदा मिला है, ये लोग नहीं मिला, तो इनको ही दे दो फायदा। इनको करने के लिए क्या करना वो हमने सुझाव दिया इनको। हमने ये नहीं कहा कि इनको आप इनके हाथ से मिल रहा है इनको छोड़ दो, आप इनको हटा दो, अब तो आवश्यकता नहीं रही इनकी, इनको दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कोई किसी प्रकार का मिसकंसेप्शन है तो वो मैं दूर कर दूं, ऐसा कभी कुछ नहीं है इसमें। और सभी को संभाव, सभी में प्रेम बना रहे, ये सोच करके ही तैयार हुई है हमारी, और सबको फायदा मिलेगा, हमारा यही मानना है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष
मदन लाल भाटी जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हाल ही में ओबीसी जो रिपोर्ट है वो यहां पर सरकार को सौंप दी है और इसी के आधार पर अब राजस्थान में लॉटरी निकाली जाएगी और नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव हो पाएंगे। बहुत सारी बातें थी रिपोर्ट से संबंधित जो कि सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत सारे बिंदुओं पर इन्होंने हमारे साथ चर्चा की है। यहां पर फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस, बेबाक खबरें